आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास रेगुलर कॉल आ रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। आपके क्या क्या डाउट्स हैं जो मुझे फ्रिक्वेंटली सुनने को मिल रहे हैं। पहला डाउट ये है डीएवी सीयूईटी काउंसलिंग के लिए जो हमारी काउंसलिंग होने वाली है अभी फर्स्ट राउंड की, उसमें क्या क्या डाउट्स है बच्चों के। पहला डाउट कि डीडी बनवाना है या नहीं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमने ये वीडियो देखा, हमने ये इंफॉर्मेशन ली, 10,000 का डीडी बनेगा नहीं बनेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि इसका क्या इशू है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में, और ईडब्ल्यूएस में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर भी एक सर्टिफिकेट दे रखा है, उसका क्या मतलब है। हमको रैंक कैसे देखना है, कैसे सीट अलॉटमेंट होगी, क्या एडमिशन की प्रोसेस है और हमारे चांस क्या है। और ऐसे ही बहुत सारे और भी डाउट्स है बच्चों के जो मुझे रेगुलरली कॉल आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक आपको ऐसा वीडियो बना के दूं जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली एक वीडियो में आ जाए। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मैं लास्ट में बताऊंगा और कुछ बीच में बताऊंगा, तो आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको एक एक इंफॉर्मेशन प्रॉपर समझ में आए, आप कोई भी मिस ना करें। सबसे पहले अगर आप ग्रुप बी के स्टूडेंट्स हैं तो ग्रुप बी में आपके पास इन कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करने आए हैं, इन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ग्रुप बी में आप, मैं पढ़ के बता देता हूं, एमबीए मैनेजमेंट साइंस आईआईपीएस में होता है, बीकॉम ऑनर्स आईआईपीएस में होता है, बीएलएलबी एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स है, एंड इस तरह से ये बहुत सारे कोर्स है। अगर हम ग्रुप सी में हैं तो ग्रुप सी में हम इन डिपार्टमेंट को टारगेट करने वाले हैं। ग्रुप डी में हम बीसीए को टारगेट करने वाले हैं। ये दोनों पीसीएम वालों बच्चे के लिए हैं। पीसीएम वाले बच्चे यहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं जिन्हें पीसीएम डोमेन सब्जेक्ट लिया था, और वो बच्चे यहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं। फिर जो बायो वाले बच्चे थे, बी फार्मेसी वाले, उनके लिए ग्रुप ई है, और एमबीए वाले बच्चों के लिए जो एमबीएचए, ये भी बायो वाले बच्चों के लिए है जिनको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का एक कोर्स होता है एमबीए इन एचए, जिसमें मैनेजमेंट प्लस बायोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है। जब आप हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालते हैं पूरे हॉस्पिटल को, तो वो बच्चे यहां से इस कोर्स को पढ़ने के बाद हॉस्पिटल में प्लेस होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई कोर्सेज की जिसके बारे में आप सभी को इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है समझना, इसमें से आप कुछ भी मिस ना करें, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल आप शांति से सुनिएगा। सबसे पहली बात, एक डाउट हर बच्चे के पास है कि क्योंकि काउंसलिंग काफी लेट हो गई तो बच्चों ने किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कुछ बच्चों ने किसी कॉलेज में सीट भी कंफर्म कर ली, तो वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके सबमिट हो गए। अब आपने यहां पर पढ़ा है कि यहां पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाई एग्जामिनेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सब जो आपको चाहिए ये ओरिजिनल चाहिए जब एडमिशन का टाइम आता है। तो अब आप सोचेंगे कि या तो आप सीट कैंसिल कराएं या आप ओरिजिनल लेके जाएं। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने इसके लिए डीवी के ऑफिशियल से बात करी है। आप जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज की फीस रिसिप्ट का फॉर्म, जिसमें आपने फीस रिसिप्ट लिखी है ना, जो कॉलेज में एडमिशन टाइम पे फीस की रिसिप्ट मिलती है, वो ले जाएं। कॉलेज एडमिशन के लिए अगर आपको कॉलेज से कुछ मिला है तो वो चीज इंफॉर्मेशन ले जाए, और सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज ले जाएं। प्लस आपके पास स्कैन कॉपी तो ओरिजिनल होगी ही सरी, सारे डॉक्यूमेंट्स की 10-12 की ओरिजिनल मार्कशीट और टीसी और ये सब चीजें आपने फोटो भी आपने सेव करके रखे होंगे, तो वो सब चीजें भी अपने साथ ले जाएं। तो अभी हाल एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप अगर वो फोटोकॉपीज और वो ओरिजिनल को मैच भी कराएंगे तब भी आपकी प्रोसेस में कोई इशू नहीं आएगा। अब आपको क्या क्या लेके जाना है जो आपकी काउंसलिंग है उसके लिए। पहली चीज, कॉपी ऑफ एनटी रिजल्ट। ये क्या चीज है? ये है परसेंटाइल वाला रिजल्ट जो सबसे पहले एनटी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हुआ था। ये है परसेंटाइल वाला रिजल्ट। दूसरा है आपका कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट। ये कौन सा रिजल्ट है? जो अभी आपका लेटेस्ट आया है जिसमें आपकी रैंक लगी है। अब कुछ बच्चों का एक डाउट और है कि सर हम हमारी रैंक नहीं देख पा रहे हैं, तो वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए डीवी की ऑफिशियल काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनकी रैंक शो नहीं हो रही है, क्योंकि वो ऑफिशियली रजिस्टर नहीं है। तो जिनकी रैंक शो नहीं हो रही है वो अब आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपने काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। ये उनको शो होगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप कम से कम 5 लेके जाइएगा। कॉपी ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये क्या चीज है? जब डीएवी की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हुई थी तो आपने एमपी ऑनलाइन पे 1600 रुपए का एक फॉर्म सबमिट किया था, तो ये वो वाला फॉर्म है 1600 रुपए, जिसमें 1500 प्लस 100 रुपए आपने सबमिट किए थे एमपी ऑनलाइन पे, वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये भी आपको साथ में लेके चलना है। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इट मींस 10th एंड 12th, इन दोनों की आपको मार्कशीट लेके जानी है। ठीक है,
प्लस 3 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट। सेल्फ अटेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप खुद वेरीफाई कर रहे हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सही है, इसमें कोई भी फॉल्स नहीं है। अगर कोई फॉल्स पाया जाएगा तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, अगर मेरा एडमिशन कैंसिल होता है तो। इसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। टीसी जो आपको 12 के रिजल्ट के साथ ओरिजिनल मिलता है प्लस फोटोकॉपी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये भी आपको 12 की मार्कशीट के साथ मिलता है। एंड ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो डॉक्यूमेंट है वो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, वो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, उनको यहां पर ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले होता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है जिसमें आप कैटेगरी की इंफॉर्मेशन होती है कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक हुआ कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट पहला। दूसरा ट्रिपल एसएम आईडी। ट्रिपल एसएम आईडी क्या होती है? समग्र आईडी, समग्र आईडी। तीसरा ट्रिपल एसएम आईडी के बाद आपको ले जाना है आपका आधार कार्ड। चौथा इनकम सर्टिफिकेट। जब आप काउंसलिंग में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना होता है, वो आपकी कैटेगरी के साथ ही बना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी कलेक्टर डिपार्टमेंट में जाइए तो आपको वो प्रोसेस बता देंगे। फिर इनकम सर्टिफिकेट फॉर एसटी, एससी, ओबीसी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं उनको ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट की कॉपी लेके जाना है। प्लस ये ध्यान रखने की बात यह है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे थे, क्योंकि मार्च में भी चल रही थी हमारी ईडब्ल्यूएस की प्रोसेस और अप्रैल में भी चल रही थी, तो कुछ बच्चों ने 2023-24 का भी बनवा लिया था एडवांस में और कुछ बच्चों ने 22-23 का बनवाया था। तो आप आज वेरीफाई करेंगे कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का होना चाहिए, ठीक है, यह आप वेरीफाई कीजिए। और ये फिर एमपी डोमिसाइल के साथ होना चाहिए। एमपी डोमिसाइल क्या होता है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। आपको अगर नहीं पता है तो आप किसी भी ऑफिशियल से पूछेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो आपको बता देंगे। अब इसके बाद है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट फॉर्म कंप्लीट। ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ये आपके काम का नहीं, ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस बनाया होगा वो बाय डिफॉल्ट उन्होंने ये भी प्रोसेस की होगी। अब आप जेएनके से नहीं बिलोंग करते हैं तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और अगर आपने ड्रॉप लिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपको इस गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप 12th के बाद फ्रेशर बच्चे हैं तो आपको इसके सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारे मेरे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको साथ लेके जाना है फॉर दी काउंसलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, अब आपको यह भी नहीं पता है कि सर रैंक कैसे देखी जाती है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक होता है एसटीओ, एक होता है एसटीएफ। आपने अगर रैंक आपका रिजल्ट देखा होगा तो आपके पास ऐसे बहुत सारे कॉलम्स मिलेंगे जहां पर यूआरओ है, यूआरएफ है, ऐसे ही एसटी है, ऐसे ही एससी है, ऐसे ही ओबीसी है, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस है। इनका क्या मतलब होता है? ओ मीन्स होता है ओपन, अनरिजर्व्ड ओपन मतलब जनरल, ओपन फॉर ऑल। और यूआरएफ का मतलब होता है अनरिजर्व्ड फीमेल। एक फीमेल का कोटा भी है, मैं अभी हाल आपको बताऊंगा फीमेल कोटे की कितनी सीट्स है, तो उसमें फीमेल को ही एडमिशन मिलता है, तो वहां पर फीमेल की भी रैंक आती है। ऐसे अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो एसटी ओपन एक रैंक आएगी और एसटी फीमेल एक रैंक आएगी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी यहां पर रैंक आई है 50 और यहां पर रैंक आई है 15, तो मुझे कौन सी वाली रैंक में जाना है? मतलब यहां पर ये जो रैंक की लिस्ट दे रखी है कि किस रैंक में मुझे जाना है, तो वो रैंक अभी मैं लिस्ट भी बताता हूं आपको। यहां तो ये आपको काउंसलिंग की डेट्स दे रखी थी कि किस किस दिन आपकी काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, अभी मैं काउंसलिंग डेट्स के ऊपर आता हूं। अभी हम बात कर लेते हैं रैंक्स के ऊपर कि आपके पास सीट्स कितनी है जिनको आप टारगेट कर रहे हैं। अगर हम ग्रुप बी की बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर लिखा है, देखिए यूआर ओपन मतलब जनरल, यूआरएफ मतलब फीमेल, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन वाले बच्चों के लिए कितनी सीट रिजर्व है, ऐसे ही एसटी फीमेल और एसटी ओपन, ऐसे ही एससी ओपन, एससी फीमेल, ओबीसी ओपन, ओबीसी फीमेल, एंड ये एनआरआई और पीडब्ल्यूडी और ये जेएंडके जम्मू कश्मीर के लिए है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए, ये सब सीटें रिजर्व्ड है। जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी सीटें सिर्फ ये है, ओपन फॉर ऑल, और ये कैटेगरी वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आईआईपीएस बीकॉम ऑनर्स की, जैसे हम सबसे पहले एमबीए की बात कर लेते हैं, एमबीए मैनेजमेंट साइंस की।
जो सबसे टॉप कोर्स है IIPS का, जिसके लिए सारे बच्चे एक्साइटेड है इसमें एडमिशन लेने के लिए। इसमें 120 सीटें हैं, जिसमें 54 आपकी जो सीटें हैं वो फॉर जनरल कैटेगरी है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी में भी 54 सीटें हैं ना, उसमें 36 सीटें ओपन हैं और 18 सीटें जो है वो रिजर्व्ड है फॉर फीमेल ओनली। मतलब इन 18 सीटों पे सिर्फ फीमेल एडमिशन लेगी, और ये जो 36 सीट है ना, इस पे मेल और फीमेल दोनों एडमिशन लेंगे। तो ये होता है फीमेल कोटा। तो यहां पर फीमेल को ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 12 सीटें हैं, इसमें सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा ही एडमिशन ले सकता है और कोई एडमिशन नहीं ले सकता। सिमिलरली एसटी फीमेल, एसटी ओपन ये है। अब आप ध्यान से समझिए, ये सारी सीट्स हैं। इन सीट्स के लिए आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। ये ग्रुप सी की सीट्स है, ग्रुप सी में इतने डिपार्टमेंट आएंगे, ग्रुप डी में ये आएंगे। ये आपको काउंसलिंग ब्राउचर है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक भी दे दूंगा ताकि आप ये देख पाए। अब ये एक सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट क्या है? ये सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। आपने ईडब्ल्यूएस जब बनवाया होगा तब आपने ये सारी कंडीशन को फॉलो किया है, तो आप ये खुद एक बार खुद भी फिल करके ले जाइएगा। ये कहां पर मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं। जो मैं काउंसलिंग ब्राउचर का फॉर्म है ना, जो डीवी ने ऑफिशियली जनरेट किया है, उसमें सबसे सेकंड लास्ट पेज पे आपको ये वाला फॉर्म मिलने वाला है। ये ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, पर आप सर्टिफिकेट नहीं ले जा पा रहे तो आप इसको फिल करके ले जाइएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लेस्ट, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज बच्चों को नहीं पता कि ये क्या चीज है। मैं आपको समझाता हूं ये क्या चीज है। ये है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र ये में परीक्षार्थी का नाम, यहां पर स्टूडेंट अपना नाम डालेगा, अपने पिता का नाम डालेगा, किस साल की बात हो रही है, 2023 की बात हो रही है, कौन सी क्लास की परीक्षा आपने दी है, तो 12 की परीक्षा दी है। मैं घोषणा करता हूं कि मैंने वर्ष 2022 से 23 तक ना तो इस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है, ना ही ये करा है, और मुझे अगर मैंने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी और विश्वविद्यालय के रूल्स को मैंने ब्रेक किया तो मुझे जो भी दंड दिया जाएगा वो मुझे मान्य होगा। ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो इसका प्रिंट आपको निकाल के ले जाना है अगर आप वहां पर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो। अब बात करते हैं हम डाउट्स की। डाउट्स हमारे क्या क्या है। अब जैसे मैं और भी बात कर लेता हूं डाउट्स की। डीडी चाहिए या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो इस साल डीडी नहीं चाहिए। 10,000 रुपए का जो डीडी डीवी हर साल बुलवाती थी, इस साल वो नहीं है, ऐसा क्लियरली ब्राउचर में लिखा हुआ। मैं अभी आपको ब्राउचर खोल के भी बताऊंगा। तो डीडी आपको नहीं चाहिए। दूसरा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो ब्राउचर के लास्ट पेज पे है वो आपको लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। रैंक कैसे देखते हैं और कैसे सीट अलॉट होती है, तो रैंक कैसे देखते हैं ये मैंने बता दिया। एसटी ओपन, एससी फीमेल, ये सारी रैंक होती है। और सीट कैसे अलॉट होती है ये चीज अब मैं समझाता हूं। सीट अलॉट कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गए, अब आपने प्रायोरिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट भरे थे। उस समय हो सकता है कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं हो और आपने ऊपर नीचे डिपार्टमेंट भर दिए होंगे। डीवी में ऑफिशियल जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती है ना, तब जैसे सपोज आपकी रैंक 100 है, आप गए, अब आपने कोई भी डिपार्टमेंट भरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने इन डिपार्टमेंट में से किसी भी प्रायोरिटी में इसको फिल करा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप गए तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेंगे, तो आपको ये बताएंगे। उस समय आप पूछेंगे कि सर कौन कौन से डिपार्टमेंट में सीट खाली, तो आप सारे डिपार्टमेंट की सीट्स की पोजीशन आपको बता दी जाएगी। फिर ये आपके ऊपर है कि आपने अगर सपोज फर्स्ट प्रायोरिटी ये भरा और आपको ये नहीं करना है, आपको बीएलएलबी करना है, तो आप यहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं। ये ऑफलाइन प्रोसेस का सबसे प्लस है कि यहां पर आप उस समय जो भी सीट खाली है उस समय डिसीजन लेके आप एडमिशन ले सकते हैं। आपने काउंसलिंग में क्या प्रायोरिटी भरी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि काउंसलिंग में आपने ऊपर नीचे रैंक भर दी है डिपार्टमेंट की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके रैंक के अनुसार आपको एडमिशन मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एडमिशन। एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी, जब आप बोलेंगे कि मेरी ये रैंक है और मैं इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको एक प्रोसेस देंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और आपको एक टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम के अंदर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने और इतने टाइम के अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस या जो भी स्टार्टिंग फीस है वो आपको सबमिट करना है। फीस आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस वो बताएंगे। अब व्हाट आर माय चांसेस अकॉर्डिंग टू दी रैंक। इसके पहले मैं आपको सबसे पहले वो चीज दिखा देता हूं जो एक्चुअल पीडीएफ थी, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से
क्लियरिटी आ जाएगी। मैं आपके सामने पीडीएफ ही ओपन कर रहा हूं ताकि आपको पूरी चीजें बेटर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, यह है एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे एनआरआई में थे, एनआरआई स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को भी ये सारी चीजें लेके आनी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मार्कशीट फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहां तक तो सब सेम था, बस आपको एक ये चीज लेके आनी है। एनआरआई स्टूडेंट्स को सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉइंट नंबर 6 जो आपको लेके आना है। पॉइंट 7, पॉइंट 8, ये सारे एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको बताए गए होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये आपको लेके आना होंगे। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। यहां तक आपको सारी बातें मेरे हिसाब से क्लियर हो चुकी है। अब अगर आपको और चीज पता करना है तो हम पीडीएफ ओपन करते हैं। एक्चुअल काउंसलिंग की पीडीएफ क्या थी, ये पीडीएफ कैसे दिखती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जब आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो इस तरह से आपकी पीडीएफ ओपन हुई। अब यहां पर मेन जो मैं बताना चाह रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि सर किस रैंक से क्या होने वाला है और मेरा एडमिशन कैसे होगा। उम्मीद है ये दिख रही होगी आपको। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ठीक है। देखिए, अब सपोज आपकी रैंक आई, ये है एसटी ओपन, ये है एसटी फीमेल। यहां पर आपकी रैंक है सपोज 100, यहां पर आपकी रैंक है सपोज, या दूसरा एग्जांपल लेता हूं ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहां पर आपकी रैंक है, एसटी के लिए नहीं, ओबीसी के लिए आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि एसटी और, देखिए इशू क्या आ रहा है, एसटी ओपन और एसटी फीमेल, एससी और एसटी, इसमें एक ही कैटेगरी की रैंक को बुलाया गया है, मतलब 1 से लेके 133 और 1 से लेके 285। लेकिन ओबीसी वाले में आपको ज्यादा स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, 1 से लेके 450, क्योंकि ओबीसी का कोटा ज्यादा है, इसमें सीट ज्यादा रिजर्व है। आप थोड़ा ध्यान से समझना कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि सपोज आपकी ओबीसी में रैंक है, एक ओबीओ है और एक ओबीएफ है। इसमें रैंक है आपकी 213 और ओबीएफ में रैंक है आपकी 103। तो आप कौन से स्लॉट में जाएंगे? आप 130 वाले स्लॉट में जाएंगे या 330 वाले स्लॉट में जाएंगे? आपको नहीं पता, तो मैं आपको समझाता हूं। हमेशा हम जिस भी स्लॉट में जाएंगे वो ओपन रैंक से जाएंगे। ये जो रैंक है ये आपकी फीमेल कोटे के लिए अलग से रैंक है, जिसमें फीमेल कोटे की जो सीट है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको कौन से स्लॉट में जाना है? जो आपकी ओपन रैंक वाला स्लॉट है। अगर आपकी 213 रैंक है तो आप ये वाले सेकंड स्लॉट में जाएंगे। लेकिन अगर आपकी 200 से कम ओपन रैंक है तो आप ये वाले स्लॉट में जाएंगे। तो अब आपको ये क्लियर होगा कि आप कौन से स्लॉट में जाने वाले हैं। प्लस एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, जैसे ये आपको टाइम दिया है 9 AM, फिर दिया 11 AM, फिर 1:30, फिर 3:30 एंड सो ऑन। पर हो सकता है कि वहां पर टाइम लगे, क्योंकि जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती है ना तो एग्जैक्ट इतने टाइम में नहीं होता है, उसमें टाइम थोड़ा सा आधी 1 घंटा डिले चलता है। तो आपको रिपोर्ट तो इसी टाइम पे करना है, लेकिन आपको तैयार रहना है कि कम से कम 2-3 घंटे भी अगर डिले हो गया किसी टेक्निकल फॉल्ट की तरह, तो भी आप नाश्ता वाश्ता करके जाइए और अपनी प्रोसेस पूरी व्यवस्था जमा के जाइएगा। एग्जैक्ट ये मत सोचिएगा अगर आपका ट्रेन आपने बुक कर रखी है कि मैं 3:30 पे गया और 5:30 पे बाहर आ जाऊंगा, हो सकता है 1 घंटे और भी डिले हो जाए। तो आप इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी ट्रेन है तो थोड़ा सा आप टाइम का गैप 4 घंटे का लेके चलिएगा। सिमिलरली ग्रुप सी है, ग्रुप डी है। अब आप सोच रहे हैं कि सर सीट्स तो है ही नहीं, सीट तो सिर्फ 200-500 सीटें हैं जो हमारी रिक्वायर्ड है, तो ये 2000 रैंक तक क्यों बुलाया गया है? ये क्यों बुलाया गया? तो मैं आपको समझाता हूं। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि सिलेक्शन होगा कैसे। तो बहुत सारे बच्चे जिनकी रैंक कम है तो वो आएंगे ही नहीं। ये हर बार डीयू में मैं देखता हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे, आपने देखा होगा रिजल्ट, अब यार मैं आपको शो भी करूंगा, टॉप 100 में बहुत सारे बच्चों की रैंक लगी है। सीयूटी में भी पढ़ाता हूं। तो
क्या होता है जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं ना, तो उनके आगे सपोज 100 रैंक है। अब आप सोच रहे होंगे सर मेरी तो 100 रैंक है और मुझे टॉप डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, लेकिन आपके आगे वाले जो बच्चे हैं ये जरूर नहीं उनको भी सेम डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है। सपोज आपको लेना है मैनेजमेंट साइंस में एडमिशन, और आपके आगे वाले जो बच्चे हैं वो लॉ के लिए जाना चाह रहे हैं, या वो बीए ऑनर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, या वो बीए साइकोलॉजी के लिए जाना चाह रहे हैं, तो वो बच्चे उन सीटों को भरेंगे और आपकी आईआईपीएस की जो मैनेजमेंट साइंस की 120 सीटें हैं वो तो खाली रहेगी। तो आपकी रैंक पीछे भी तब की आपके एडमिशन के चांस है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो आपको जाना जरूर है, आपके चांस आप जाएंगे। देखिए दो चीजें होती है, एक प्रोबेबिलिटी आपने सभी ने पढ़ी है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो 100% चांस है हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हम जाएंगे तो 50% चांस है कि होगा और 50% चांस है नहीं होगा, लेकिन 50% चांस तो बनेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज जाइएगा जरूर काउंसलिंग में। आप जितने ज्यादा बच्चे जाएंगे उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांस होंगे, और अगर सपोज फर्स्ट राउंड में नहीं भी होता है ना, तो सेकंड राउंड में भी चांस बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट राउंड के बाद छोड़ते भी हैं। इसलिए इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिए, आपको हार नहीं माननी, आपको लास्ट तक रुकना है। अगर आप लास्ट तक रुकेंगे तो आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई। सारे जो आपके डाउट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। ये सारी डेट्स हैं, कौन कौन सी डेट्स है मैं वापस रिवाइज करा देता हूं। 17 तारीख को ग्रुप बी वाले बच्चों को बुलाया है, एसटी वाले, एससी वाले, ओबीसी वाले, पीडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस। 17 तारीख को ये सारे बच्चों को बुलाया है। ईडब्ल्यूएस में 1 से लेके 180 तक बच्चों को फर्स्ट राउंड में बुलाया, इसके आगे वाले बच्चे नहीं जाएंगे। फिर एक चीज और बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को नहीं पता। सपोज आपकी रैंक यहां पर ऐसी है जो इसमें नहीं आ रही। सपोज आपकी रैंक यहां पर है एसटी कैटेगरी में 155, लेकिन जनरल में सपोज है 1500। तो आप इस दिन गए, इस दिन नहीं हुआ, तो आप जनरल की रैंक से यहां पर जा सकते हैं। जब जनरल की रैंक यहां पर है ना 1501 से लेकर 2000, तो आप जनरल की रैंक में भी जा सकते हैं। मींस आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी वाली रैंक में गए और आपका सपोज आपको जो डिपार्टमेंट चाहिए था वो नहीं मिला, तो आप सेकंड दिन, जैसे एक बच्चा है उसकी कैटेगरी में मतलब जनरल में रैंक है 500 और कैटेगरी में रैंक है उसकी 50। सपोज वो गया और उसको यहां पर एडमिशन नहीं मिला, तो वो अगले दिन 500 वाली जो जनरल वाली कैटेगरी वाली रैंक है ना उसमें भी जा सकता है वापस। आपको ये चीज किसी ने नहीं बताई होगी। मैं बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो कैटेगरी वाले बच्चे अगर आपका एडमिशन नहीं होता है ना, तो आप जनरल वाली रैंक वाले दिन भी वापस जाइएगा। वही एडमिशन स्लिप लेती है, आपको डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं, जो डीयूवी की तरफ से स्लिप मिलेगी वो लेके आप जाइएगा। इसमें अपग्रेडेशन के चांस होते हैं। सपोज आप जिस डिपार्टमेंट में चाहते हो वो जनरल में अगर सीट खाली है, तो वहां पर आप अपग्रेड करके जिस भी सीट को आपने सिलेक्ट किया था उसको अपग्रेड कर पाओगे। तो ये विशेष ध्यान रखिए कि आपको यहां पर हार नहीं माननी। अगर यहां पर नहीं होता तो आप जनरल वाली रैंक में भी जा सकते हैं, दोनों चांस है आपके पास। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं जो मैं आपको आज समझा रहा हूं ताकि आपको कोई इशू नहीं आए। तो मेरी उम्मीद यह है कि अब आपको सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, यस और नो। तो जो जो चीजें मैंने बताई थी, व्हाट आर माय चांसेस अकॉर्डिंग टू द रैंक, तो ये मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि इसमें आपको नहीं पता कि आपके आगे वाले जो बच्चे हैं वो किन डिपार्टमेंट के लिए आए हैं। तो इसमें चांस तभी बनेगा जब आप जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस पूरी समझ में आ गई है। काउंसलिंग की जो फर्स्ट राउंड है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, सभी का एडमिशन हो, यही मेरी उम्मीद है आप सभी से। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और वो शेयर करिए सारे बच्चों को जिनको ये काउंसलिंग के रिगार्डिंग डाउट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास डेली कॉल कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश से और बाहर से भी। तो आप ये वीडियो उन सभी बच्चों को शेयर करिए जो काउंसलिंग के लिए आने वाले हैं, ताकि उनको बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।